पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फियांग का जो फैमिली हेड था वो कुछ बंदों को भेज देता है ताकि वो फियांग की वाट लगा सके और फियांग के ऊपर हमला कर सके। लेकिन फियांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे बदमाशों के साथ फाइट करता है और उनकी वाट लगा देता है। सबके सब बदमाशों की वाट लगा चुका था और साथ ही साथ वो चला जाता है फैमिली हेड की भी वाट लगाने के लिए। लेकिन फैमिली हेड तो अपने अलग ही तैयारी में था कि मैं फियांग को जान से मार डालूंगा, लेकिन वो कुछ कर पाता कि इससे पहले ही टीचर और बाकी लोग सभी उसको रोक लेते हैं कि एम्परर का ऑर्डर है, तुम फियांग के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो इस वजह से फैमिली हेड अभी के लिए रुक चुका था। इसके बाद एम्परर जो था वो फियांग को अपने पास बुलाता है क्योंकि प्रिंसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसका इलाज करना था। फियांग देखता है कि प्रिंसेस की हालत काफी ज्यादा खराब है, उसके अंदर पॉइजन पूरी तरह से फैला हुआ, तो एक्यूपंक्चर पॉइंट पे नीडल्स लगाने होंगे, इसलिए फियांग इसके लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फियांग को देखते हैं जो कि एम्प्रेस का इलाज करने में लगा हुआ था। वो सारे के सारे नीडल्स को बाहर निकालता है और एक्यूपंक्चर पॉइंट में डालना शुरू कर देता है ताकि प्रिंसेस की तबीयत ठीक हो जाए। और ये करना बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम भी था जिससे उसकी जान भी जा सकती है, पर फियांग रुकता नहीं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके जरिए वो यहाँ पर सारी नीडल्स लगा देता है प्रिंसेस को। बाहर एम्परर टेंशन में था कि ये काम हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। फियांग कहीं झूठ तो नहीं कह रहा था ना, बेवकूफ तो नहीं बना रहा था वो। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं उस फियांग को जान से मार डालूंगा। जैसे ही वो सोच ही रहा था कि तभी फियांग बाहर निकल कर भी आ जाता है। एम्परर कहने लग गया था कि तूने क्या किया, तूने 1 मिनट के अंदर ठीक कर दिया क्या मेरी बेटी को? अभी तो अंदर गया था, अभी बाहर कैसे आ गया? तो फियांग कहता है कि मैंने उसको ठीक कर दिया, जितने नीडल्स लगाने थे मैंने सब लगा दिए। एम्परर को यकीन नहीं होता कि इसने क्या किया, 1 मिनट के अंदर थोड़ी कोई इलाज करता है, ये झूठ तो नहीं कह रहा। तभी वहाँ पर टीचर और बाकी लोग भी आते हुए ये बताते हैं कि सच में प्रिंसेस ठीक हो चुकी है, प्रिंसेस की हालत में पहले से काफी ज्यादा सुधार आ चुका है। तो एम्परर जब देखने जाता है तो वो भी यकीन नहीं कर पाता कि सच में मेरी बेटी तो पूरी तरह से ठीक हो गई। फियांग ने 1 मिनट के अंदर उसको ठीक कर दिया। सारे के सब लोग बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि फियांग ने ये किया कैसे, 1 मिनट के अंदर उसने सारा पॉइजन कैसे बाहर निकाल दिया। वो लड़की भी होती है मैंगवू, वो भी यहाँ पर चैंपियन के सामने रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि फियांग देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे भाई को बचा लो, उसकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जब तुमने यहाँ पर इस प्रिंसेस को 1 मिनट के अंदर ठीक कर दिया तो तुम उससे भी पहले मेरे भाई को ठीक कर दोगे, वरना वो मर जाएगा। फियांग कहता है कि तुम मुझे डिटेल में बताओ कि असल में हो क्या रहा है, क्या हुआ तुम्हारे भाई के साथ। तो ये सुनकर मैंगवू उसको बताने लग जाती है कि देखो, मैं और मेरे फादर वगैरह ना पहले एक साथ में रहा करते थे, हम अच्छी फैमिली से आते हैं, हमें पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से मेरे फादर इस दुनिया से चले गए ना, तब से हमारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। उन्होंने अपनी सारी की सारी विरासत छोड़ के गई थी मेरे छोटे भाई मैंग भाई के लिए। लेकिन मेरे छोटे भाई के अंदर पता नहीं कैसी अजीब सी बीमारी है, वो अभी से बीमारी नहीं है, वो बहुत पहले से है, लेकिन कभी भी बीमारी उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती थी। लेकिन जब से मेरे फादर गए हैं तब से बीमारी बहुत ज्यादा एक्टिव है, हर बार वो उसको तकलीफ देती है। हमने उसका इलाज कराने के लिए इतने पैसे लगाए हैं ना कि हमारा जो सब कुछ था सब कुछ खत्म हो चुका है और हम एक छोटी सी मामूली झोपड़ी के अंदर रहते हैं। तो तुम समझ ही सकते हो कि हमने कितने पैसे खर्चे किए, लेकिन आज तक के कोई भी ट्रीटमेंट मिला ही नहीं। हमने सबसे दिखा लिया लेकिन मेरा भाई कभी ठीक नहीं हुआ। अब मुझे डर है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं है, बस मुझे मेरा भाई चाहिए। फादर को खोने के बाद अब वो भी चला जाएगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जैसे वो फियांग को अपना घर पे लेकर आती है, वो देख पाती है कि मैंग भाई जो है ना उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है, वो बिल्कुल बेहोश हुआ पड़ा है। मैंग को देखकर कहना चाहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, जब मैं तुझे छोड़ कर गई थी तब तो होश में था, तो बैठा हुआ था, अब यहाँ पर तुझे क्या हो गया, तू होश में क्यों नहीं आ रहा? फियांग कहते हैं कि देखो, घबराने की जरूरत नहीं, मुझे देखने दो कि यहाँ पर इसके साथ दिक्कत क्या है, मैं कोशिश करूंगा इसको ठीक करने की। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता। पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो पहले चेक करने की कोशिश करता कि असल में यहाँ पर मैंग भाई को हो क्या रहा है। वो उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को चेक करने लग जाता है और देखकर वो कहने लग जाता है कि अरे नहीं यार, ये तो गड़बड़ है, इसके अंदर तो 8 चाम सलाइवा डाला गया है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पर मैं इस चीज को देख पाऊंगा, ये इतनी खतरनाक चीज इसके अंदर आई कैसे? वो मैंगो कहना चाहती कि फियांग तुम क्या बात करो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम ठीक कर लोगे ना इसको? तो फियांग कहना चाहते कि जो मैंने तुम्हें बताया ना 8 चाम सलाइवा, वो दुनिया की जो 5 सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइजन है ना उनमें से एक है। लिटरली इतना खतरनाक है कि इसका एंटीडोट मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर पॉइजन किसी ने डाल दिया है। ये होता है तब जब हेवन और अर्थ का लॉ बिगड़ जाते हैं पैदा होने के टाइम। मतलब जब तुम्हारा ये भाई पैदा हुआ होगा ना, तभी से उसके शरीर के अंदर ये पॉइजन बनता हुआ है। जितना अभी तक इसने हैंडल कर लिया है ना, अगर किसी और के अंदर इतना सभी डाल दिया जाए जो पॉइजन वो हैंडल कर रहा है, 1 सेकंड के अंदर वो मर जाएगा। इतना खतरनाक पॉइजन होता है। लेकिन जब ये भाई के तुम्हारे बचपन से ही है, इस वजह से अभी तक कि वो जिंदा है। जो चीज ये दर्शाती कि तुम्हारे भाई की जो फिजिकल बॉडी है ना वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा भाई बहुत ही टॉप लेवल का फिजिकल बॉडी मास्टर बन सकता है क्योंकि उसकी बॉडी ही ऐसी है कि दुनिया में शायद किसी की भी ऐसी बॉडी नहीं होगी। इसको कहा जाता है हेवन अर्थ पॉइजन बॉडी। तो मैंगो कहना चाहते कि मुझे उस सब चीज से कोई मतलब नहीं, मुझे बस इस चीज से मतलब है कि तुम मेरे भाई को होश में ला दो, उसको ठीक कर दो, बस तुम ये कर दो, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फियांग जो था वो कहना चाहते कि ठीक है, मैं कोशिश करने का ट्राई करता हूँ। वो बैठ जाता है और उस मैंग भाई का पॉइजन निकालने की कोशिश करता है। वो पॉइजन निकाल रहा था ना जैसे जैसे, तो वो पॉइजन उसके अंदर भी जाने लग जाता है, जिस वजह से वो भी पॉइजन का शिकार हो गया था।
तो ये देखकर वो मैंगबू कहना चाहती कि नहीं, ये नहीं हो सकता, फियांग मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी, तुमसे रिक्वेस्ट की कि तुम मेरे भाई को ठीक कर दो, लेकिन अब देखो मेरे भाई के साथ साथ तुम भी पॉइजन का शिकार हो गए, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में आई। लेकिन वो बेचारी टेंशन में थी, लेकिन फियांग कह रहा था कि अरे वाह मजा ही आ गया, काफी सारा पॉइजन अपने अंदर ठूस लिया, उस वजह से मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा रिफ्रेश महसूस हो रही है, मैं कैसा स्पेशल फूड खाता ना उससे ज्यादा मजा आ रहा है इसका पॉइजन ठूसने के बाद। ये क्या पॉइजन ठूस कर इसको मजा आ गया, वो इतना पॉइजन निकाल देता है मैंग भाई के अंदर से कि मैंग भाई अब धीरे धीरे करते हुए होश में आने लग गया, तो उसकी आंखें खुल जाती है, वो होश में आ जाता है, वो कहना चाहता है कि मेरे साथ अभी हुआ क्या था। तो मैंगो कहना चाहती कि मेरे भाई तुम होश में आ गए, देख लो ये फियांग है, इसने तुम्हारी जान बचाई, वरना तुम मर गए होते। ये मेरी क्लास का स्टूडेंट है लेकिन बहुत ज्यादा काबिल है, तुम इसका शुक्रिया करो जो इसने तुम्हारी जान बचाई है। तो मैंग भाई भी यहाँ पर फियांग के सामने ग्रीट करता है, उसको रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मैंने उम्मीद खो दी थी कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे मरने के बाद एक बार फिर से जिंदगी दे दी। यहाँ पर वो मैंग भाई भी खुश था, ऊपर से फियांग भी खुश था कि चलो उस पॉइजन ने मेरा काफी हद तक साथ दिया और लग रहा है कि मैं अपना ओरिजिनल रैंक का फर्स्ट लेवल आराम से ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। क्या मजा आया मुझे इस पॉइजन को लेने के बाद, मैं आराम से अपना ओरिजिनल रैंक के लेवल 2 के अंदर भी बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, अगर 2-4 मिनट की और प्रैक्टिस कर लो तो। क्या कमाल का ये पॉइजन था, मजा आ गया। तो मैंग भाई कहना चाहते कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपना पॉइजन बार बार आपको निकालूंगा, उसको रिफाइन करते हुए आपको देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो फियांग कहते हैं कि वाह ये तो कमाल की बात है। फियांग उससे कहता है कि मेरे डिसाइपल बनोगे, इस जिंदगी में जो मुझे ये लाइफ मिली है उसके अंदर तुम मेरे पहले डिसाइपल होगे जिसको मैं अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ, तो बताओ ये ऑफर तुम्हारे लिए बहुत कमाल का है। तो मैंग भाई कहाँ ये ऑफर रिजेक्ट करने वाला, तो वो तुरंत ही ऑफर के लिए तैयार हो जाते कि हाँ बिल्कुल मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो इसके बाद ये लोग यहाँ से बाजार में घूमना शुरू कर देते हैं। बाजार में घूमते हुए उनको वहाँ पर कुछ कमाल की चीजें नजर आती है, जिसमें एक स्टोन भी था। मैंग भाई उस स्टोन को हासिल कर लेता है और कहने लग जाता है फियांग से कि मास्टर देखिए ये कैसा स्टोन है, मुझे ये स्टोन मिला है, मुझे दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको ले ही लेते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सुनकर फियांग कहना चाहते कि हाँ तुमने बहुत कमाल का स्टोन हासिल किया, तुम्हें पता है ये स्टोन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, ये एक ऐसे आर्टिफैक्ट बन जाते हैं जिसका हम आगे चलकर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसको रिफाइन करना होता है और एक आर्टिफैक्ट के हिसाब से शेप देना पड़ता है, जैसे कि वेपन हो गया, स्वॉर्ड हो गया या कुछ और हो गई। तो जब एक बार अपना शेप ले लेते हैं ना तो उसके बाद तो कमाल का वेपन तैयार हो जाता है। अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मैं तुम्हारे लिए इसको रिफाइन कर दूंगा। इसके बाद फियांग अपना वही एल्केमी हॉल के अंदर आता है और यहाँ पर आने के बाद जियारोंग जो था वो फियांग से कहना चाहता है कि अरे तुम आ गए, मास्टर ज़ुहान जो है ना वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम एक बार जाकर उनसे मिल लो। तो चैंपियन जाता है ज़ुहान से मिलने के लिए और यहाँ पर आने के बाद उसको एक इन्विटेशन लेटर मिलता है जिसमें एक बहुत बड़ी पार्टी का जिक्र किया गया था। मतलब जब यहाँ पर एम्पायर की बेटी प्रिंसेस ठीक हो गई है ना तो उसके लिए एम्पायर ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी जिसमें उसने सिर्फ खास लोगों को बुलाया है और उसी का इन्विटेशन यहाँ पर फियांग के लिए भी था और ये पहला इन्विटेशन था जो कि फियांग को मिला है। सबसे पहले फियांग को वहाँ पर एंट्री मिलेगी, तो ये देखकर फियांग कहना चाहता कि अबे बस खाली पार्टी में एंट्री मिल रही है, अब इतना बड़ा काम किया मैंने एम्पायर का, खाली पार्टी की एंट्री मिलेगी तो मजा थोड़ी आएगा। तो ज़ुहान कहना चाहते कि देखो वो तो नहीं पता, वो तो एम्पायर ही बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ क्या तुम लॉर्ड यांग डी के डिसेबल हो गया, वही लॉर्ड यांग डी जो कि बहुत कमाल का एल्केमिस्ट हुआ करता था, हर तरह की पॉइजन हर तरह की दिक्कत का उसके पास इलाज था, तो क्या सच में तुम उसके डिसेबल हो? क्योंकि तुम्हारी टेक्निक वगैरह देखकर ऐसा ही लगता है कि तुम यांग डी को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो फियांग कहना चाहते कि अरे क्या तुम यांग डी लगा कर रखे हो, एक ही खाली वो इंसान है क्या इस दुनिया में जो इस तरह की टेक्निक सीख सकता है और अपने डिसेबल को सिखा सकता है? नहीं, मैं भी सीख सकता हूँ आराम से, उस यांग डी वांग डी से ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे खुद के पास है। तो ये सुनने के बाद वो जो ज़ुहान था वो एक डब्बा बाहर निकालता है और ये बाहर निकालते हुए उस फियांग को देते हुए कहता है कि ये लो, ये गिफ्ट था जो कि एम्पायर ने तुम्हारे लिए बनाया है तुम्हें देने के लिए, मैंने खुद नहीं खोल के देखा है कि इसके अंदर है क्या, देखो क्या दिया है एम्पायर ने तुम्हें उनकी बेटी को ठीक करने के लिए। तो फियांग देखकर खुश हो जाता है कि चलो कुछ तो बड़ा डब्बा मिला। वो जैसे डब्बा खोलता है अंदर एक बहुत ही कमाल की स्वॉर्ड रखी होती है और जैसे वो स्वॉर्ड को देखता है यहाँ पर जियारोंग बाकी कहना चाहते हैं कि ये स्वॉर्ड तो 3rd रैंक का वेपन है प्रोफाउंड लेवल में, ये एक बहुत ही कमाल का वेपन होता है जिसके जरिए अच्छे खासे स्वॉर्डमैनशिप के अटैक को किया जा सकता है। बाकी लोग सब उस स्वॉर्ड की तारीफ करने लगे थे कि ये स्वॉर्ड तो कमाल गया और फियांग भी देखते हैं तो कहना चाहते हैं कि चलो कुछ तो अच्छी चीज मिले, काफी कमाल की एकदम शार्प लग रही है, थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत है, अच्छे से रिफाइन नहीं की गई है, लेकिन फिर भी मैं चला लूंगा काम और इसको अच्छे से रिफाइन करते हुए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। तो ये देखकर बाकी लोग हैरान रह जाते कि भाई ये तो क्या बोल रहा है, इतनी कमाल की वेपन जो कि एम्पायर ने खुद दिया है इसके अंदर भी गड़बड़ी है क्या, ये अच्छे से रिफाइन नहीं हुई, एम्पायर की रिफाइन की हुई वेपन कैसे परफेक्ट नहीं हो सकती है? तो फियांग कहता है कि मैं तुमको बेवकूफ लगता हूँ क्या, मुझे वेपन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे वेपन के बारे में, पिल के बारे में, बीमारियों के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में जो पूछो सबके बारे में पता है। इसमें अगर मैं बराबर से मटेरियल डाल दूं ना तो 3rd रैंक के बजाय 1 मिनट के अंदर ये 4th रैंक का वेपन हो जाएगा प्रोफाउंड लेवल में और उसके बाद इसका इस्तेमाल करना मेरे लिए और ज्यादा बेहतर चीज हो जाएगी, इसलिए मैं इसको अच्छे से रिफाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। बाकी को तो समझ ही नहीं आता कि भाई तू क्या बोलता है, हमको समझ ही में नहीं आता, इतनी कमाल की वेपन को तो रिफाइन कैसे करेगा, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कैसे बना सकता है, जबकि बड़े बड़े मास्टर ने मिलकर इसको रिफाइन किया। तो फियांग कहते हैं कि रुको अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इसको रिफाइन करते हैं, कैसे इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फियांग तुरंत फर्नेस चालू करता है, फर्नेस के अंदर डाल देता है उस स्वॉर्ड को और जो मटेरियल कम थे ना उस स्वॉर्ड के अंदर वो अपने हिसाब
से वो मटेरियल उसके अंदर डालने लग गया था ताकि वो स्वॉर्ड सबके सामने रिफाइन होकर लेवल 4 पर या उससे भी ज्यादा आगे पहुंच जाए। उसके बाद सभी को यकीन हो जाएगा कि फियांग जो कहता है ना वो बात उसकी सच है। जैसे जैसे फियांग यहाँ पर ये काम कर रहा था, वो जो फर्नेस होता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और देखते ही देखते वो जो स्वॉर्ड थी उसके अंदर से जो भी कमी थी वो कमी उसकी पूरी होने लग जाती है। देखकर बाकी जियारोंग और दूसरा जो जुहान था वो कहने लग जाते हैं कि ये फर्नेस इतना छोटा सा, इसके अंदर इतनी पावर भी बहुत कम बाहर निकल कर आ रही है, इसके जरिए तो यहाँ पर ये जो थर्ड रैंक की प्रोफाउंड स्वॉर्ड है ना वो तैयार भी नहीं हो सकती। इसको तैयार करने के लिए भी कितना बड़ा फर्नेस और कितने पावरफुल मास्टर लगे होंगे। और ये सोच रहा है फियांग कि इतने छोटे से डब्बे जैसे फर्नेस के अंदर इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। हमको ये नहीं लगता ये कैसे कर पाएगा। ये इसके पास पावर जितनी है ना उतना ज्यादा नॉलेज भी है। ये दोनों चीज का इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे इंसान पैदा हो गया, वो भी इतनी कम एज में, जिस तरह के इसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है उतना ज्यादा तो ये दिमाग चला लेता है, उतना ज्यादा ये काम कर लेता है। जब हम यहाँ पर वेपन को रिफाइन करते हैं तो इस टाइम भी इतनी ज्यादा कमाल की फायर बाहर नहीं निकलती जो कि इतनी सी मामूली से फर्नेस के अंदर से ये फियांग बाहर निकाल रहा है। फियांग कहता है कि अबे बस बस कितना भौंकता है तुम लोग, मेरा कान में दर्द कर गया। तुमको देखना है कि कैसे मैं वेपन को रिफाइन करता हूँ, तो चुपचाप बैठकर यहाँ पर देखो ना, क्या बकबक बकबक लगा के रखे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तुमको देखना है, शांति से देखो और समझो कि मैं किस तरह से अपने वेपन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। क्योंकि जो मैंने अभी फॉर्मेशन क्रिएट किया ये कोई मामूली फॉर्मेशन है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे फॉर्मेशन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाकर ये फॉर्मेशन तैयार होता है। इसको मेंटेन करने में, इसको अच्छे से रिफाइन करने में इसके जरिए स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो क्या तुमने कभी इस तरह के वेपन को रिफाइन किया है, इस तरह का फॉर्मेशन कभी तैयार किया है कि तुम लोगों ने? जरा मुझे बताओ कि तुम लोग कैसे किसी चीज को रिफाइन करते हो। तो सुहान और बाकी लोगों की तो हालत खराब हो जाती है कि भाई तू हमसे पूछी मत कुछ, हम तो अलग तरीके से रिफाइन करते, तेरा मेथड बिल्कुल अलग ही है और तेरा इतना फास्ट वाला मेथड है ना कि जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैंग भाई ने वो जो स्टोन लेकर आया था ना, फियांग उस स्टोन को भी डाल देता है उसी स्वॉर्ड के साथ फर्नेस के अंदर और स्टोन की पावर जा रही थी उसी स्वॉर्ड के अंदर। फियांग कहता है कि जो स्टोन है ना ये लेवल 5 का प्रोफाउंड स्टोन है और वो जो स्वॉर्ड थी वो सिर्फ लेवल 3 के प्रोफाउंड लेवल पे थी। अगर जब मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बना दूं तो आराम से वो स्वॉर्ड इस स्टोन की पावर को हैंडल कर लेगी और बिल्कुल अच्छी तरह से फ्यूज हो जाएगी उस स्वॉर्ड के अंदर, जिसके बाद देखना कि वो स्वॉर्ड कितनी ज्यादा कमाल की हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि स्वॉर्ड के अंदर कुछ मटेरियल की कमी है, जब तक वो नहीं डालेंगे तब तक स्वॉर्ड अच्छी तरह से तैयार नहीं होने वाली। लेकिन तुम बेवकूफों को देखो, बात समझ में आती ही नहीं है। तो ये करने के बाद फियांग वापस अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, लिटरली मैं यहाँ पर उसकी जो स्वॉर्ड थी पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसने 1 मिनट के अंदर अपनी स्वॉर्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, इतना लाजवाब बना दिया कि बस लोग देखते ही रह जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार ये क्या किया तूने इतनी जल्दी स्वॉर्ड को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना दिया। फियांग कहता है कि अब तो तुम लोगों को यकीन हो गया होगा ना कि जो बात मैं कहता वो बिल्कुल 100% सच होती है। तो इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, क्योंकि रात को ही वो पार्टी रखी गई थी ना जिसके अंदर सबसे पहला इन्विटेशन मिला था फियांग को। तो वो वहां पर आकर पहुंच जाता है, वो अपने सारे दोस्तों को भी लेकर आया हुआ था। तो वहां पर एक बंदा खड़ा होता है जो कि फियांग का वेलकम करता है। वो उसे कहना चाहता है कि फियांग तुम आ गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था कि तुम कब यहाँ पर लौट कर आओगे। देखो सब तैयारी तुम्हारे लिए ही तो आज हुई है। तुमने जो काम किया ना लिटरली हर तरफ से उसी के चर्चे चल रहे, हर एक के जुबान पे बस तुम्हारा नाम है कि तुमने ये कैसे कारनामा करके दिखाया। आओ अंदर चलते हैं, तुम्हारे तो आज खास बंदोबस्त किया गया। बस ये बच्चा किसका है, तुम्हारा बच्चा है क्या? फियांग कहते हैं कि गधे मोटे कहीं के, मेरा बच्चा कैसे हो गया? ये मेरा डिसेबल है, इसका नाम मैंग भाई है, इसको मैंने अभी अपने साथ शामिल किया है। तो ये देखकर तो बंदा भी हैरान हो जाते, कह रहे हो तुमने डिसेबल भी रखना शुरू कर दिया, ये तो कमाल की बात है। वैसे बंदी उंदी पटाई की नहीं पटाई तुमने? लगता है कि भाई के जरिए बहन पटाने के चक्कर में हो तुम। तो ये देख मैंग भाई जो था वो भी बात सुन लेता, वो कहना चाहता है फियांग से कि अच्छा मुझे समझ में आ गया ना कि मास्टर आपने मुझे अपना डिसेबल क्यों बनाया, क्योंकि मुझे ठीक करके आपने इंप्रेस कर लिया मेरी बहन को। और देखो कैसे आप दोनों के कनेक्शन बन रहे हैं। तो ये देखकर मैंगू जो थी वो कहना चाहती है अपने भाई से कि देखो बकवास बातें बंद करो, तुमको किसने हक दिया कि तुम ऐसी बातें करो, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम ये बातें करो। तो फियांग भी कहता है कि चलो सब बकवास बातें बंद करो, हम चलते हैं पार्टी के अंदर, वरना पार्टी खत्म हो जाएगी, हम बाहर ही खड़े रह जाएंगे। जैसे फियांग जाता है वहाँ पर मैंग भाई तो मैंगू से कहना चाहते हैं कि देखो कितना शर्मा रहा है फियांग, वो तुमको सच में पसंद करने लग गया, देखो तभी तो शर्माते हुए वहां से भाग गया। इसके बाद फियांग और बाकी सारे के सब लोग पार्टी के अंदर आकर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टीचर, फैमिली हेड और सब के सब लोग यहाँ पर मौजूद है। सभी लोग इंतजार करते हैं फियांग के आने का, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक पार्टी शुरू भी नहीं होने वाली थी, क्योंकि आज का खास मेहमान तो वही है। फैमिली हेड को देखकर तो यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है फियांग का। तो एक उसी की फैमिली का बंदा था, वो कहना चाहता है कि देख तू तो हमारी फैमिली का मेंबर है ना, तो तू यहाँ पर हमारे मास्टर को रिस्पेक्ट पेश क्यों नहीं कर रहा? तेरे सामने तेरी फैमिली का हेड खड़ा, तूने उसको रिस्पेक्ट पेश नहीं किया, तो उसको एक बार ग्रीड भी नहीं किया, ये सही चीज नहीं है, तूने ऐसा किया कैसे? तुझे नहीं पता हमारी फैमिली के रूल वगैरह क्या है? चल खड़े हो जाओ और यहाँ पर माफी मांग अपने फैमिली हेड से। लेकिन एक चमाट मार कर उस बंदे को फियांग वहां से दूर फेंक देता है कि चल निकल ले यहाँ से, जाकर तू ही आ गया माफी मांग अपने फैमिली हेड से। फियांग उस फैमिली हेड से कहते कि देख अपने पालतू कुत्तों को ना मेरे सामने मत छोड़ा कर, वरना काट डालूंगा, पता भी नहीं चलेगा। तो कोई फैमिली हेड नहीं, मेरे दादाजी का ना कुत्ता हुआ करता था तू, इसलिए वही औकात में रहा कर। तू कभी गलती से भी ये सपने मत देख लेना कि तू सच में हमारी फैमिली का हेड है और तू कुछ कारनामा कर सकता है। तो ये देखकर फैमिली हेड भड़क जाता है, वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है, फियांग के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन लगता है कि पार्टी के अंदर ये खून खराबा होने वाला, पर होगा या नहीं होगा वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा, जिससे इनको दिखा दे। साथ ये वाला एपिसोड